सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। दिख रहा है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, याद रहेगा सबको। ओके, तो ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 to 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है एग्जाम में। ओके, अब ध्यान से देखना। अब इसके जो प्रिंसिपल्स है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये क्वेश्चन के, सो गाइस इसको मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है, बट पूरा तोड़ फोड़ दिया ताकि आपको इजीली ये पॉइंट सारे के सारे लर्न हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, मैंने पूरा का पूरा तोड़ फोड़ दिया चीजों को, दिख रहा है, छोटा छोटा कर दिया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। दिख रहा है, बस खत्म। 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट मैंने खत्म कर दिए। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ इंट्रोडक्शन, मैंने बोला है कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी क्वेश्चन अगर आप करने जाते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट, टेलर वाज एन अमेरिकन। कौन थे ये? अमेरिकन थे। हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मशीनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स में। कहां पे था ये? फिलाडेल्फिया में था। ओके, and gradually through his hard work and progress rose to the position of chief engineer. ओके, इन्होंने बहुत सारे हार्ड वर्क किए, बहुत सारा प्रोग्रेस किया अपने अंदर, और कहां तक अपने पोजीशन को पहुंचा दिए? चीफ इंजीनियर तक पहुंच गए। आगे, he introduced his observation and experiment based on scientific data. इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस किए, और सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड थे? साइंटिफिक डेटा के ऊपर। टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोल रहा है टेलर के जो अप्रोच थे टुवर्ड्स मैनेजमेंट, उसी को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत सारा दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है? फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। बात समझ में आ गया? क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बात समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ओके, टेलर की जो थ्योरी थी ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थी। ओके, दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम। ओके, इस थ्योरी के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व दिख रहा है? बोल रहा है कि ये सब साइंटिफिक अप्रोच थे डिसीजन लेने के लिए। दिख रहा है, डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम। ओके, साइंटिफिक तरीके से आप क्या करोगे? डिसीजन लोगे एंड अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है अकॉर्डिंग टू टेलर, ओके, बोल रहा है प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स, ना कि रादर देन रूल ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर अप्रोच। सो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि रूल ऑफ थंब क्या होता है और ट्रायल एंड एरर अप्रोच क्या होता है। तो टेलर ने बोला कि सारी चीजें, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके सॉल्व होनी चाहिए? साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा, ना कि रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। अभी रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जहां पे मैनेजर अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेता है। सो गाइस, जो पहले के पुराने पुराने ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, वहां पे मैनेजर कभी कभी होता है, कोई कोई मैनेजर होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो क्या करता है? अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो इससे क्या होता है? कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी झेलना पड़ता है। समझ में आया? क्यों? आप पढ़े लिखे नहीं है, कुछ आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं पता, कुछ ऐसा, तो आप ऐसे ही डिसीजन ले लेते हो, जो कि क्या होता है? वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रायल एंड एरर अप्रोच। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेलर ने ये भी कंसिस्ट किया हमें, बोला कि आप जो डिसीजन लोगे वो साइंटिफिक होना चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है? ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्रोच करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन में ये भी नहीं होना चाहिए कि आप गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए, बाद में क्या होता पता है? लास्ट में तो नतीजा मिलेगा, बट आपका टाइम तो वेस्ट हो गया। तो ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी नहीं चाहिए। समझ में आया? तो टेलर ने क्या बोला? साइंटिफिक टेक्निक होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिंपल। आगे बोल रहा है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको ये लर्न होना चाहिए। बोल रहा है आगे डेफिनेशन, देखिए, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली। मतलब मैनेजमेंट क्या चाहती है? देखिए, मैनेजमेंट क्या चाहती है कि इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है, आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड आपको ये देखना है कि वे कोई भी काम को कितने अच्छे तरीके से और सबसे सस्ते मैनर में कर दे। खत्म, सिंपल। सिंपल था क्या? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब बात करते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेलर ने बोला था कि उनकी टेक्निक्स जो बोले साइंटिफिक टेक्निक्स है, उनमें उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था टेलर ने
कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो क्या किसी होना चाहिए साइंटिफिक ओके तरीके से, ना कि रूल ऑफ थंब। तो देखिए बोल रहा है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, रूल ऑफ थंब मेथड को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब रूल ऑफ थंब को हटा दो भैया, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा। ओके तो उसकी जगह पे ऐसा मेथड डेवलप करो जो साइंटिफिक तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सको। समझ में आया? एनालिसिस करो, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क करो। समझ में आया? पहला पॉइंट सबको समझा? क्या सिंपल था। क्या बोला, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो गाइस आपको रूल ऑफ थंब मेथड को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब निकाल देना है रूल ऑफ थंब को। ऐसा कोई मेथड डेवलप करो जिसके थ्रू आप साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क कर सको। समझा? सबसे पहला। आगे बोल रहा है रूल ऑफ थंब क्या था, रूल ऑफ थंब क्या है, एक डिसीजन दिख रहा है, रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन, रूल ऑफ थंब के जो डिसीजन है तो वो किसके बेस्ड होते हैं, पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। मैंने आप पहले ही बता दिया, यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन देता है, वो गलत है भाई। किसी भी चीज को करने के लिए साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है टेलर इंसिस्ट अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। टेलर ने यह भी बताया कि एक छोटा सा छोटा काम भी अगर आप करते हो ना तो साइंटिफिक मेथड के थ्रू करो। ओके कोई भी टास्क शुड बी साइंटिफिकली प्लान, कोई भी टास्क अगर आप करते हो तो आपको उसके लिए साइंटिफिक प्लान बनाओ। बात समझ में? सो गाइस मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा था जो आपके लिए इजीली याद हो जाएगा, 3 पॉइंट था, याद हो जाएगा। 3 देखा, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एफिशिएंसी, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी तो रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट करना है, आपको निकाल देना, उसकी जगह पे कोई साइंटिफिक तरीके से आपको काम करना है। रूल ऑफ थंब क्या है, बेस्ड ऑन ओके पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। ओके यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेता है, और बोला है कि कोई भी छोटा से छोटा काम उसको साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक मेथड के थ्रू करना है, और ईच टास्क शुड बी साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए। सबसे सिंपल, खत्म। पहला पॉइंट क्या था, इसमें कुछ नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या बोल रहा है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके तो देखिए हार्मोनी का मतलब होता है लोगों के साथ तालमेल बना के रहो। ओके वहां पे आप लोगों को मतभेद नहीं करना। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद करना, लोगों से लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है आपको। ओके तो ये भी प्रिंसिपल बोलता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पहली लाइन तो याद हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी, क्या होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए, लोगों में तालमेल होना चाहिए। किसके बीच में रे बाबा, एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में। पहला पॉइंट खत्म, सिंपल था। अगर आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन मतलब कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल अगर अच्छा है, ये क्या करेगा, आपको मदद करेगा ताकि आप लोगों के बीच में क्या कम हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा है नहीं होंगे, मतलब आप लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। ओके बोल रहा अगर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगा एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में, जो क्या करेगा, आपको मदद करेगा ताकि आप लोग क्या क्रिएट करोगे, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, लोग मिलजुल के काम करेंगे आप। ओके जिससे आप अचीव करोगे आपके डिजायर गोल, दैट इज सक्सेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो जाएगा। सिंपल था, कुछ भी नहीं है। देख रहा मैंने तोड़ फोड़ के सीधे को रख दिया है, सिंपल था। फिर से एक बार देखिए, ये प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है, हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो झगड़े कम होंगे आपके। दूसरा पॉइंट, अगर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगी एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में तो इससे क्या क्रिएट होगा, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे आप अपने गोल को अचीव करोगे। खत्म, 2 पॉइंट, सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन। चलिए देखिए, दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन, ये प्रिंसिपल क्या करता है, फोकस करता है, फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। ये क्या किसके ऊपर फोकस कर रहा है कि आपके एम्प्लॉइज का और आपके मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है एक दूसरे के प्रति। ओके अब ये वो वाला एटीट्यूड नहीं, घमंड वाला एटीट्यूड नहीं भाई, समझ में आया, मिलजुल के काम करने वाला एटीट्यूड, समझ में आया क्या। ओके बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को क्या समझना चाहिए, ऐसा रियलाइज करना चाहिए कि हम दोनों के दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ में आया। एंड दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन, दोनों को क्या करना है, फुल कोऑपरेशन के साथ काम करना है जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर लोगे। सिंपल था, कुछ भी नहीं, आपके टेक्स्ट बुक का ही मैंने तोड़ फोड़ दिया बस। समझ में आया क्या लिखा, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस किया, दिख रहा है, चेंजेस इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। ओके आगे बोला दोनों को क्या रियलाइज होना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंट है दोनों का ऑर्गेनाइजेशन में, फुल कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। समझ में आया ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब बोलते हैं ना कोऑपरेट होके काम करना है। अभी ये क्या बोल रहा है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके अभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा रहेगा लोग मिलजुल के काम करने चाहिए, बट कभी कभी आपने देखा रहेगा लोग ना सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के बारे में नहीं सोचते। भले से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी क्या चलता रहे हमको नहीं, मतलब हमको हमारी भलाई दिखती, ऐसा नहीं,
आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसकी भलाई के बारे में सोचो, अपने भलाई के बारे में मत सोचो। समझ में? सबसे पहला आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उसके सारे के सारे एम्प्लॉय के साथ मिलजुल के कोऑपरेट होकर काम करना है। ऐसा नहीं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो यही बोल रहा है, ये प्रिंसिपल एम्फसाइजेस देता है, एम्फसाइज का मतलब जोर डालता है किसके ऊपर? म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए किसके बीच में? एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में। दिख रहा है इधर भी एम्प्लॉयज मैनेजमेंट होना चाहिए, दिख रहा है तीनों पॉइंट में एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट की बात हो रही है। बात समझा? तो ये प्रिंसिपल किसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है? ताकि म्यूचुअल कोऑपरेशन लोगों के बीच में, बोलते हैं ना म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए किसके बीच में? एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में, राइट। मैनेजमेंट को शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा जब भी मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कुछ, उसके अंदर जो भी सजेशन उसके एम्प्लॉय देते हैं ना, उसको कंसीडर करना चाहिए। समझ में आया? जैसे अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, अगर मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ तो मैं ना क्या करूंगा पता है? पहले अपने एम्प्लॉय से सजेशन लूंगा, भैया आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो बता दीजिए ताकि मैं ये डिसीजन ले सकूं। समझ में आया? अपने मर्जी से डिसीजन मत लो। मैं अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लूं जिससे मेरे एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिट नहीं है तो नहीं चलेगा ऐसा। तो एम्प्लॉय से सजेशन लो कि हाँ एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिट है क्या, फिर वो डिसीजन लो। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, मैनेजमेंट को हमेशा क्या कंसीडर करना चाहिए? जो सजेशन उसके एम्प्लॉय उसको देते हैं उसको हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रखो। आगे बोल रहा है दे शुड ट्रीट ईच अदर, दोनों को ऐसा बोलते हैं ना ट्रीट करना चाहिए कि ये दो पिलर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। समझ में आया? पिलर मतलब समझता है ना? ओके, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए पिलर की जरूरत पड़ती है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऊपर तक लेके जाना है, खड़ा करना है, तो एक एम्प्लॉय है और एक मैनेजमेंट है, ये दोनों पिलर है जिसके सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अब बोल रहा है डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्वियसली सी बात है गाइस, कोई भी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ एक इंसान के पास नहीं रहना चाहिए। इतनी सारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी एक जन के पास रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। समझ में? इसलिए बोल रहा है कि रिस्पांसिबिलिटी को बांट दो। तो देखिए जैसा आपने हेनरी फ्योल में देखा था, हेनरी फ्योल ने भी अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया था, वैसे टेलर ने भी अपने इस प्रिंसिपल में बता रहे। टेलर सजेस्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क। बोल रहे हैं कि आपको प्लानिंग और ऑपरेशनल वर्क को एक दूसरे से सेपरेट रखना है। दिख रहा है? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क। ओके, बोल रहे हैं मैनेजमेंट शुड कंसंट्रेट, मैनेजमेंट को किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है? प्लानिंग द जॉब ऑफ वर्कर्स के ऊपर। एंड वर्कर को किसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए? परफॉर्मेंस ऑफ वर्क के ऊपर। बस खत्म। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, सफलता बोल सकते हैं। तो देखिए द मैनेजमेंट शुड, दिख रहा है, साइंटिफिकली सिलेक्ट द वर्कर। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? साइंटिफिक तरीके से आप किसी वर्कर को सिलेक्ट करना चाहिए और उसको क्या करना है? जॉब असाइन करना चाहिए उसके फिजिकल के हिसाब से, उसके मेंटल के हिसाब से, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके पोटेंशियल के हिसाब से, एंड उसको ट्रेन करो देन एज पर जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस खत्म, खत्म, चिंदी खत्म। समझ में आया? साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करो। बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा रहेगा, भैया ये हमारे भतीजा है, ये हमारे ओके बोलते हैं ना, ये हमारे भांजे हैं, चलो इनको ले ले। अब उनको आता कुछ नहीं है तो कैसे ले लिया आप उसको ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि आपने किसी भी वर्कर को ले रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो वो साइंटिफिक तरीके से उसको सिलेक्ट करो। साइंटिफिकली मतलब क्या? भैया उसका इंटरव्यू लो, उसका टेस्ट अरेंज करो, राइट। उसका दिख रहा है यहाँ पे फिजिकल चेक करो, उसका मेंटल है क्या, मेंटली वो काम कर सकता है क्या, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी देखो, भैया वो एग्जाम में पास हो सकता है क्या? अगर जो एग्जाम हम लेंगे कि भैया जहाँ पे सब काम कंप्यूटर पे रहता है उसको कुछ आता है कि नहीं आता है, तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद उसको क्या करेंगे? उस जॉब के लिए उसको हायर करेंगे। बात समझ में आ गया? ऐसे नहीं भैया हमारे भतीजा है, हमारे भांजे है, हमारे ये है, हमारे वो है, चलो आ जाओ ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? तो आई होप गाइस सारी चीजें आपको समझ में आ गई रहेंगी कैसे क्या करना है। सिंपल था, देखिए तोड़ फोड़ दिया। अब मैं जैसे ही सारी चीजें पढ़ा लेता हूँ उसके बाद एक रिकैप करवाता हूँ फटाफट, ताकि आपको 5 मिनट के अंदर सारी चीजें आपको याद हो जाए। ओके, चलिए फटाफट देखिए। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहला क्या बोला? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ओके, अभी देखिए क्या बोला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो आपको रूल ऑफ थंब मेथड को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना, उसके जगह पे एक ऐसा मेथड डेवलप करना है जो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क के हिसाब से काम करना। रूल ऑफ थंब क्या है? डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। रूल ऑफ थंब में क्या होता है? जो मैनेजर होता है वो डिसीजन कैसा लेता है? अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लेता है। ओके, टेलर ने इंसिस्ट किया साइंटिफिक मेथड होना चाहिए हर एक छोटे काम के लिए, और कोई भी टास्क अगर आप करते हो उसको साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट खत्म। ओके, लोगों के बीच में तालमेल बना होना चाहिए, नॉट डिस्कार्ड, मतलब कि मैंने बताया था लोगों के अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए।
ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग बात करते हैं हार्मनी, लोगों के बीच में तालमेल बना रहे। अरे किसके बीच में बाबा? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में। अगर लोग मिलजुल के काम करेंगे तो लोगों के बीच में झगड़े कम होंगे भैया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। ओके, अगर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगी एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में, तो इससे क्या होगा? क्रिएट होगा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिससे लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो जाएगा। सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट मेंटल रिवैल्यूएशन। ओके, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस करता है? चेंज इन द एटीट्यूड। आपके एम्प्लॉय का और आपके मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड कैसा चेंज हो रहा है, राइट? और दोनों को क्या रियलाइज करना है? दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंट देना है ऑर्गेनाइजेशन में। दोनों को ऐसा समझना चाहिए कि दोनों इक्वल है। ओके, एंड अगर फुल कोऑपरेशन के साथ दोनों काम करेंगे तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। खत्म, 3 पॉइंट। नेक्स्ट बोल रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। हमको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं तो मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूंगा, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करूंगा। मेरे को पगार मिल रही, मेरे को सैलरी मिल रहा है, बस खत्म। मेरे को नहीं देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। समझ में आया? तो देखिए ये प्रिंसिपल ज्यादा जोर डाला है किसके ऊपर? म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के बीच में। ओके, मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा कंसीडर करना चाहिए जब भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करती है मैनेजमेंट, तो हमेशा आपको अपने एम्प्लॉय से सजेशन लेना चाहिए। समझ में आया? एंड दोनों को ऐसा ट्रीट करना चाहिए, दोनों को ऐसा समझना चाहिए कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर हैं। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ओके, रिस्पांसिबिलिटी को बांटना है। यहाँ पे बोल रहा है टेलर सजेस्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क। जो प्लानिंग का काम है वो किसी अलग डिपार्टमेंट को दो, ऑपरेशन का काम जो अलग डिपार्टमेंट को, मतलब प्लानिंग करने वाले अलग होंगे और उस काम को करने वाले अलग होंगे। ओके, मैनेजमेंट को किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है? प्लानिंग द जॉब ऑफ वर्कर्स के ऊपर। और वर्कर को किसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए? अपने वर्क के परफॉर्मेंस पे चेक करना चाहिए। ओके, काम करना चाहिए। ध्यान देना, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बोल रहा है मैनेजमेंट को हमेशा साइंटिफिकली तरीके से सिलेक्ट करना है। साइंटिफिकली मैंने बता दी, समझ में आया? बोलते ना कि अभी यहाँ पे बोल रहा था मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सिलेक्ट। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए वर्कर्स को। ओके, मेरे भतीजा है, मेरा ये है, मेरा भांजा, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, साइंटिफिक का मतलब भैया इंटरव्यू प्रॉपर लेना चाहिए, आपको टेस्ट अरेंज करना चाहिए। ओके, उसके बोलते ना क्वालिटी चेक करो उसका, ये बोलो बोलते ना, ओके नॉलेज चेक करो, उसके हिसाब से जॉब दो। तो वहां पे वही बोला, किसी भी बंदे को अगर आप जॉब असाइन करते हो तो उसके फिजिकल के हिसाब से, उसके मेंटल के हिसाब से, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उसके पोटेंशियल, एंड ट्रेन देम एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। जैसा जॉब है उसके हिसाब से उसको ट्रेन कर दीजिए, बस खत्म, सिंपल था। बच्चा अब याद हो जाना चाहिए। 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो को देख लीजिए, खत्म खत्म। मैं बोल रहा हूँ लर्न करने की जरूरत नहीं, बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, डिक्टो बुक के जैसा ही लिखा हुआ है। समझ में? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेक्निक्स करेंगे, ऐसे ही टेक्निक के साथ करेंगे। बात समझ में आ गया? सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। एंड सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, मैक्स टू मैक्स ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को ये नॉलेज पता चले कि ओसीएम सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है। बात समझ में आ गया? सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।